नमस्कार। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, इसके दूसरे भाग में आज हम इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाया जाए एक लाभ हानि खाते से, इसको देखने का प्रयास करेंगे। प्रबंधकों को निर्णय लेने के लिए जो भी उपलब्ध समंक हैं उनका इस प्रकार से विश्लेषण करके उनके सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है कि वे भविष्य में व्यवसाय को ग्रोथ देने के लिए आवश्यक निर्णय ले सकें। इसी क्रम में वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है। उसमें आय विवरण का विश्लेषण कैसे किया जाना चाहिए, उसको कैसे बनाया जाना चाहिए कि वो विश्लेषित किया जा सके, इसको हम देखने जा रहे हैं। ट्रेडिशनली आप जानते हैं कि हम लाभ हानि खाता बनाते आए हैं जो कि 4 भागों में विभाजित होता है। पहला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जिससे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे कि हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे कि हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज्ञात करते हैं। और चौथा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता कि जो लाभ कमाए गए हैं उनका यूटिलाइजेशन, उपयोग किस प्रकार से किया गया है, जो ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रदर्शित करता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट केवल उन व्यावसायिक उपक्रमों के द्वारा ही बनाया जाता है जो किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से लाभ हानि नियोजन खाता, जो चौथा खाता, इसमें हम चौथा भाग है वो देखते हैं। तो लाभ हानि नियोजन खाता केवल कंपनी के द्वारा ही बनाया जाता है। इसके अलावा जो ट्रेडिंग अकाउंट है और P&L अकाउंट है वो प्रायः हर व्यवसायिक उपक्रम के द्वारा बनाया जाता है। आज हम वित्तीय विवरण के विश्लेषण में इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, WIP, इनको शामिल करते हैं और इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्ञात करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में इसी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का समायोजन करके लाभ हानि ज्ञात किया जाता है। P&L अकाउंट में हम इस ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा दिया गया है में अन्य नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को जोड़ के इसमें से समस्त खर्चे घटा के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज्ञात कर लेते हैं। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में गत वर्ष के उपलब्ध लाभ में इन लाभों को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को जोड़ के इसमें से रिजर्व और डिविडेंड के आइटम्स को घटा के प्रॉफिट कैरी टू बैलेंस शीट या रिटेन अर्निंग ज्ञात कर लेते हैं। आज हम लाभ हानि खाते को इनकम स्टेटमेंट के रूप में या वर्टिकल फॉर्मेट में कैसे बनाया जाए, इसको सीखने का प्रयास करते हैं। आपके सामने एक इनकम स्टेटमेंट प्रदर्शित है। किसी भी कंपनी या व्यवसाय का किसी वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन उस वित्तीय वर्ष से संबंधित सूचनाओं को इसमें लेते हुए, अगर हमें प्रश्न में सेल्स दी हुई है तो ये नेट सेल्स कहलाते हुए नेट सेल्स के सामने लिख दी जाएगी। परंतु अगर सेल्स रिटर्न भी दिए हुए हैं तो ग्रॉस सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटा के नेट सेल्स हम ज्ञात कर लेते हैं। व्यवसाय की यही एकमात्र ऑपरेटिंग इनकम है। इस ऑपरेटिंग इनकम या नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दिया जाता है ताकि कि ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात किया जा सके। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें
तो इसकी कंपटीशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कंपटीशन इस प्रकार से होगी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट नीचे आप देख रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट होगी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जो कि ज्ञात किया जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से। यही रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डायरेक्ट मटेरियल भी कहलाएगा। अगर कोई वर्क इन प्रोग्रेस प्रश्न में दिया हुआ है WIP, तो उसके ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का समायोजन भी यहां पर कर लिया जाएगा। इसमें हम डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ देते हैं तथा सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो कि फैक्ट्री से संबंधित हों उनको यहाँ पे लिख दिया जाता है, जैसे फैक्ट्री रेंट एटसेट्रा। फैक्ट्री में काम आने वाली मशीनों और भवन के ऊपर अगर हास है तो वो डेप्रिसिएशन भी यहीं पर घटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रोडक्शन कॉस्ट ओपनिंग स्टॉक में जोड़ के इसमें से क्लोजिंग स्टॉक घटा के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्ञात की जा सकती है। परंतु यही कंसर्न या व्यवसाय या कंपनी ट्रेडिंग कंपनी है या नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो ओपनिंग स्टॉक में प्रोडक्शन कॉस्ट के स्थान पे परचेजेस को जोड़ा जाता है। तो फिर ये इक्वेशन इस तरीके से दिखेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वलेंट टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना है, इसे नेट सेल्स में से घटाने पर ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात हो जाता है। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा दिए जाते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दो प्रकार के बेसिक खर्चों का योग है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में कार्यालय से संबंधित सारे व्यय घटा दिए जाते हैं, जैसे कि ऑफिस सैलरीज, ऑफिस इंश्योरेंस, ऑफिस रेंट, टैक्सेस, टेलीफोन, स्टेशनरी, पोस्टेज एटसेट्रा। और अगर ऑफिस बिल्डिंग और इक्विपमेंट का हास डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो वो भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। इसी प्रकार से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में एडवर्टाइजिंग, बैड डेट्स जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग डाउटफुल डेट्स का समायोजन कर लिया जाएगा, कमीशन, फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड, कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल। और अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित भवन या उपकरण जैसे कि डिलीवरी वैन या गोडाउन हो तो इनके ऊपर हास भी इसमें जोड़ लिया जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इन दोनों का योग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आउटर कॉलम में आप देख रहे हैं। अगर इस आउटर कॉलम में इस ज्ञात इस राशि को ग्रॉस प्रॉफिट में से घटा दिया जाए तो शेष जो बचेगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाएगा। परिचालन लाभ या ऑपरेटिंग प्रॉफिट व्यवसाय की क्रियात्मक क्षमता को प्रदर्शित करता है कि व्यवसाय संचालन से कितना लाभ व्यवसाय ने अर्जित किया। इसी का दूसरा नाम, प्रचलित नाम है ये EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर्टेनली दिस इज आफ्टर डेप्रिसिएशन, क्योंकि ऊपर हम डेप्रिसिएशन मेनली जो होता है वो मशीन से संबंधित मानते हैं, तो डेप्रिसिएशन ऊपर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, और अगर वो ऑफिस और सेलिंग से संबंधित है भी तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में घटाया जा चुका है। तो ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। इसमें से अभी तक हमने इंटरेस्ट नहीं घटाया है, टैक्स नहीं घटाया है, परंतु डेप्रिसिएशन हम घटा चुके हैं। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को जोड़ते और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटाते हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स वो हैं जो आपने जब भी P&L अकाउंट को देखा हो तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले हिस्से में ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे क्रेडिट साइड में जितनी भी दूसरी इनकम्स लिखी हुई हों, प्राप्तियां लिखी हुई हों, वो सब नॉन ऑपरेटिंग प्राप्तियां हैं।
ऑपरेटिंग प्राप्ति केवल एक है, परिचालन से प्राप्ति केवल एक है, सेल्स या नेट सेल्स जो पिछली स्लाइड में आपने देखा, बाकी सभी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं। डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कमीशन रिसीव्ड एटसेट्रा, इन सब का योग इसमें हम जोड़ देते हैं। फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसको मेनली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी कहा जाता है, ये एक बहुत बड़ा आइटम है। इंटरेस्ट पेड, वेदर इट इज पेड और ड्यू ऑन लोन्स टेकन बाय द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स, उनके ऊपर बाहरी संस्थाओं से, एक्सटर्नल सोर्सेज से जो लोन लिया हुआ है उस पर ब्याज चाहे वो चुका दिया गया हो या चुकाया जाना हो, तथा साथ ही इस कंपनी के द्वारा जो डिबेंचर्स जारी किए गए हैं उनके ऊपर ब्याज जो भी चुकाना हो या ड्यू हो गया हो उसे इंटरेस्ट में लिया जाता है। ये एक सबसे बड़ा फाइनेंशियल चार्ज, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है। इसके अलावा अगर कोई और अदर फाइनेंशियल चार्जेस हो या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो तो वो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मानते हुए यहाँ पर देखें आप आउटर कॉलम में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटा दिया जाता है। तो उपरोक्त में से ये घटाने पर शेष जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी या ईबीटी है, क्योंकि इससे पहले हम ठीक ऊपर वाले आइटम में इंटरेस्ट और उससे ठीक पहले डेप्रिसिएशन घटा चुके हैं। तो पहले नंबर पर डेप्रिसिएशन, दूसरे नंबर पर इंटरेस्ट हम घटा चुके हैं, इसलिए ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो है बट आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन कहलाएगा। इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स या पीबीटी में से नियमानुसार जो भी आयकर का आयोजन किया गया है इसे घटा देते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। इसे पीएटी कहते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वास्तव में एक व्यवसाय के द्वारा पूरे वर्ष भर में की गई गतिविधियों, व्यावसायिक गतिविधियों का परिणाम है, जो कि आंतरिक विनियोजकों के लिए व्यवसाय के द्वारा कमाया गया है। अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर जारी किए हुए हैं तो इन प्रेफरेंस शेयर्स पर पूर्व निर्धारित दरों से दिया जाने वाला लाभांश पीईटी में से घटा दिया जाता है। तो शेष राशि जो आप आउटर कॉलम में देख रहे हैं ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए उपलब्ध लाभ होंगे, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी समतांशधारियों ने जो पूंजी विनियोजित कर रखी है उनको उनकी विनियोजित पूंजी का व्यवसाय के द्वारा उपयोग करने पर उनके लिए ये लाभ कमाया गया है व्यवसाय के द्वारा। इसमें से अगर कोई रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है या इक्विटी शेयर डिविडेंड प्रपोज किया गया है, चाहे वो इंटरिम हो चाहे फाइनल हो, उसको इसमें से घटा दें तो शेष जो बचेगा वो रिटेन अर्निंग्स हैं। इसी को हम पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस के नाम से बैलेंस शीट में लेके जाते हैं लायबिलिटी साइड में। इस प्रकार से आय का ये प्रपत्र बना लेने पर हमें बहुत सी मदों की जानकारी मिलती है। विश्लेषण करने में ये जानकारी बड़ी उपयोगी है। प्रबंधकों को निर्णय लेने के लिए, उनकी क्षमताओं का आकलन करने के लिए इस विवरण के आधार पर बहुत सारी चीजों की गणना की जा सकती है और उन गणनाओं के आधार पर प्रबंधक आने वाले वर्ष में लाभ बढ़ाने के उपक्रम कर सकते हैं, लागत घटाने के उपक्रम कर सकते हैं, स्वयं के पिछले वर्षों से या इसी प्रकार के अन्य व्यवसायों से तुलना के उपक्रम कर सकते हैं ताकि व्यवसाय को वो ग्रोथ दे सके। धन्यवाद।